हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह चुंडात पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए। इससे पहले पार्ट 1 में हमने चर्चा करी थी कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। इसको जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज अपने पास में अवेलेबल है। तो हमने दो तरह के सोर्स के बारे में पढ़ा था। एक तो था हमारा डायरेक्ट सोर्स और एक था हमारा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स पे हमने जाना था कि हम ड्रिलिंग या माइनिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। एक था हमारा धरातलीय चट्टान है। इन धरातलीय चट्टानों की सहायता से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। एक होता है हमारा ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो उनसे पता लगा सकते हैं हम लावा के द्वारा कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, क्योंकि वो भी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर से ही निकल के आता है। और उसके बाद में हमने इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे उल्का पिंड होते हैं, या हम ग्रेविटी के जरिए, या फिर हम चुंबकीय क्षेत्र जो अपने पृथ्वी के द्वारा जनरेट होते हैं, उन सब के द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या होंगे, ये इनडायरेक्ट सोर्स होंगे। और एक होता है हमारा भूकंप के जरिए भी हम क्या लगा सकते हैं, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम केवल भूकंप के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, और अर्थक्वेक के साथ में इनकी वेव्स कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं इनसे, और इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, क्या क्या इफेक्ट देते हैं ये आने के बाद में, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम भूकंप या अर्थक्वेक की। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। अब पूछोगे कि सर, भूकंप या अर्थक्वेक पढ़ने से हम हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसा पता लग जाएगा, क्योंकि इससे तो झटके आते हैं सीधे, और झटके आगे क्या होती है, सीधी इमारतें गिर जाती है, बड़ी बड़ी बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाती है और पूरी धरती फट जाती है। तो इससे पता कैसे चलेगा कि भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो भूकंप की जो तरंगें निकलेगी, उन तरंगों से पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे होने वाली। अब ये कैसे होगा, ये हम आगे आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह क्या होती है, एक नेचुरल घटना होती है। जो बड़े लेवल पे जो भी भूकंप आते हैं वो क्या एक नेचुरल घटना होती है। लेकिन बहुत सारे मानव जनित भूकंप भी होते हैं। जैसे हम बांध बना रहे हैं तो वहाँ ब्लास्टिंग करिए, माइनिंग के जरिए, तो वो जो भी ब्लास्टिंग हो रही है उनसे जो वाइब्रेशन हो रहा है वो छोटे लेवल के भूकंप होते हैं, वो मानव जनित होता है। लेकिन जो बड़े लेवल के जो भी आते हैं वो क्या होता है, वो हमारी नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक घटना होती है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैल कर क्या लेते हैं, वो लाके आती है हमारे भूकंप को। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी में कंपन होता है या हमारे भूकंप आते हैं। तो भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी भूपर्पटी की। तो हमारी भूपर्पटी होती है जो जहां हम बैठे हैं, वहां से जस्ट नीचे क्या होती है, बहुत सारी दरारें हैं। उन गहन दरारों को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम भ्रंश बोलते हैं। अब वो जो दरारें बनी है उनसे क्या बनेगी, उनसे जो पार्ट सेपरेट हुआ वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगी हमारी प्लेटें। तो प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। जो दरार है उस दरार में ही ऊर्जा निकलती है। वो भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जो प्लेटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या कहती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की उनकी आदत होती है, विपरीत दिशा में गति करने की आदत होती है। तो जहाँ ऊपर की शैलखंड दबाव डालते हैं, जहाँ हम बैठे हैं वो क्या, वो फटी हुई क्या, वो कहीं से फटी हुई नहीं। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या फटा हुआ, दरार है उसमें। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो प्रेशर डालेगा कि अलग ना हो। तो उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। तो घर्षण पैदा होगा, उस घर्षण से क्या होंगे, वो बंधे रहेंगे। मान लिया कि हमारे पास में क्या ऊपर एक बहुत सी वजन वाली प्लेट है और नीचे क्या है, कम वजन वाली प्लेट है। तो वो क्या करेगी, वो ऊपर से प्रेशर करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ टाइम के लिए वो बंधी रहेगी। लेकिन फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। अब क्या करते हैं, वो अचानक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सरक जाते हैं, खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्लेट टेक्टोनिक्स वाली कंडीशन बनेगी। तो बहुत सी बार क्या होता है, ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, कुछ टाइम के बाद में और भी बढ़ जाएगी। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। तो इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं।
वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। इसे अव केंद्र हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। आगे हम पूरा एक फोटो में डिस्कस करने वाले हैं इसको अच्छे से। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप में होता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। आगे हम ये डायग्राम देखते हैं वापस। तो डायग्राम से हमको पता चलता है कि मान ला कि हमारे पास में क्या, हमारे पास में एक बहुत सारी प्लेटें हैं भूप्रपट्टी के ऊपर भी। प्लेटें नहीं मान ले, एक भूप्रपट्टी को हम पूरी सरफेस ही मानते हैं। तो वो क्या है, एक 100 kg की भूप्रपट्टी है पूरी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। रियल में तो नहीं है, लेकिन जस्ट नीचे उसके क्या 20-20 kg की बहुत सारी, जैसे यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, तो वो सारी प्लेट है 20-20 kg की। तो वो क्या करेगी, ऊपर से अब 100 kg की जो प्लेट है वो क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी कि मतलब अलग नहीं होना है। तो वो प्रेशराइज करके प्रेशर देती रहेगी और उसमें क्या होगा, घर्षण पैदा होता रहेगा। लेकिन वो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब क्या होगा, वो अलग होना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है अंदर भरा हुआ हमारे मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है, तो हमारी जो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर होता है। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट, मेंटल थोड़ा नीचे जाएंगे तो मेंटल मिलेगा, और सबसे अंत में मिलेगा आपने को, सबसे सेंटर में मिलेगा आपने को कोर मिलेगा। तो जो मैग्मा वाला पार्ट होता है, मेंटल वाला पार्ट होता है, उसमें पाया जाता है हमारा मैग्मा। तो ये जो मैग्मा होता है वो क्या करता है, वो उफाने मारता होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, ये प्लेटों को सरकाने में मदद करता है। अब प्लेटें सरकेगी तो क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। जो ए वाली प्लेट है, फॉर एग्जांपल ए वाली प्लेट है 100 kg की, वो क्या करे, ऊपर से दबाव डाल रही है। और जो बी और सी वाली प्लेट है वो क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की आदत है, तो वो मूव करेगी। तो जैसे ही वो मूव करेगी तो क्या करेगी, किसी और से जाके टकराएगी, या तो ऊपर चढ़ जाएगी और या फिर उससे जाके टकरा जाएगी। तो जैसे सी और डी में टक्कर हुई, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ से स्पेस खाली हो वहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ से निकलेगा ज्वालामुखी। और जैसे सी और डी टकराई तो सी और डी से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भूकंप के झटके। और इधर बी और एफ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भूकंप के झटके। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। तो जहाँ से जगह खाली हो गई थी बी और सी के बीच, वहाँ से क्या निकल गया, वहाँ से निकल गया भूकंप। और जो सी प्लेट थी वो क्या टकराएगी डी से, और जो बी वाली थी वो टकराएगी एफ से। तो वहाँ दोनों जगह भूकंप आना स्टार्ट हो गया। ये होता है पूरा प्रोसेस। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो सी और ई के बीच में जो भी सी और डी के बीच में जो पॉइंट बना था टकराने वाला, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा हाइपोसेंटर। वहाँ क्या होगा, वहाँ से भूकंप चालू होना स्टार्ट होगा। तो वो क्या होगा, वहाँ से भूकंप चालू होगा, और इसको हम बोलेंगे हाइपोसेंटर और फोकस, या अव केंद्र बोलते हैं। और जहाँ वहाँ से क्या होगी, वहाँ से ऊर्जा तरंगें निकलना स्टार्ट होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, पूरी अपनी क्रस्ट या भूप्रपट्टी के अंदर फैल जाएगी, अर्थ के अंदर। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से जो 90 डिग्री के जस्ट एंगल के ऊपर जो हमारा पृथ्वी के ऊपर पॉइंट बनेगा ऊर्जा तरंगों का, उसे बोलेंगे हम अधिकेंद्र। या जहाँ हाइपोसेंटर से जस्ट ऊपर 90 डिग्री के ऊपर एपिसेंटर बनता है धरती के ऊपर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा भूकंप का। तो अब देखते हैं हम कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो इधर हम देखेंगे डायग्राम में, तो हमें दिखेगी पैसिफिक प्लेट है, नज़का प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, स्कॉटिया प्लेट। इधर हम अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट, पैसिफिक प्लेट। तो ये क्या, ये बहुत सारी प्लेट है। इन प्लेटों में अब ज़्यादातर भूकंप कहाँ आता है, जोर वाले भूकंप जहाँ पे जंक्शन बन रहा होता है। जैसे अरेबियन प्लेट वाला जंक्शन देखते हैं, अफ्रीकन, अरेबियन और यूरेशियन प्लेट का जंक्शन बन रहा है, ट्राई जंक्शन, स्वेज नहर के पास में और तुर्की के पास में। तो ये क्या करता है, ये बहुत खतरनाक वाले भूकंप लेके आता है। जैसे अभी तुर्की में हुआ था जनवरी में, वहाँ क्या हुआ था, बहुत खतरनाक वाला भूकंप आया था और तुर्की में बहुत भारी तबाही मचाई थी। तुर्की के साथ साथ में सीरिया, इराक, ये सारे लोग ये भी त्रस्त हो चुके थे भूकंप से। उसी टाइम पे हमारे साइंटिस्ट ने ये दावा किया था कि इधर जो आया है भूकंप उसकी वजह से अब क्या आएगा, अब जो हमारी अरेबियन प्लेट के जो साइड में जो जंक्शन बना हुआ वहाँ तक भी पहुँचने वाला है। और ये बात कुछ ही समय में साबित भी हुई थी। और बात करते हैं हम अपने वाले प्लेट में, तो हम इंडियन प्लेट में कहाँ आते हैं, ज़्यादातर भूकंप आते हैं हमारे हिमालय वाले क्षेत्र में। हिमालय वाले क्षेत्र में ही वो भी माउंट एवरेस्ट पे आता है। तो वो क्या करता है, वो भूकंप तो लेके आता है, लेकिन क्या होता है, वो थोड़े कम लेवल के होते हैं। हालांकि नुकसान तो नेपाल में भी एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसने भी बहुत बड़ी तबाही मचाई थी, लेकिन वो बहुत रेयर चांस पे होता है सब कुछ। एक आता अपना ये जैसे जंक्शन बन रहा है अरेबियन प्लेट का कि हमारा गुजरात के पास में
अरब सागर में बनता है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी खतरनाक वाला भूकंप आता है। हमारे भुज में आया था तो वो भी क्या बहुत खतरनाक वाला भूकंप था। तो ये जंक्शन वाली जो भी जगह होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ खतरनाक भूकंप आते हैं। तो अभी आप अपना जोन भी देख चुके होंगे कि आप किसी जोन में आ तो नहीं रहे जंक्शन वाले में, तो आपको पता लग गया होगा, आपने देख भी लिया होगा, संभाल भी लिया होगा खुद को कि हम भूकंप के जोन में है या नहीं। अब बात करते हम तुर्की की, क्योंकि हम साथ में पढ़ ही रहे तो एक छोटा टॉपिक ले लेते हैं कि हमारी तुर्की की ज्योग्राफी में लोकेशन किधर क्या है। तो तुर्की पड़ता है हमारे ये अब जो इजराइल है, इजराइल के जस्ट ऊपर, इजराइल, सीरिया, इराक और तुर्की ऊपर आ जाता है। साइड में क्या होगा, साइड में हमारे मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, और उसके जस्ट ऊपर क्या है, उसके ऊपर है ब्लैक सी, और साइड में मिलेगा अपने को कैस्पियन सी, अजरबैजान, ये वाला अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इधर साइड में है ईरान। तो ये सारा पार्ट हमारा तुर्की के आसपास का है। ज्योग्राफी में कहाँ मिलेगा, ये हमारी अरब कंट्रीज़ के ऊपर काउंट होता है। हालांकि यूरोप में और इसमें दोनों में काउंट हो जाता है। भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं हम सबसे पहले आज, तो अर्थक्वेक वेव्स इनको बोलते हैं इंग्लिश में। तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। अब जितने भी भूकंप आते हैं कहाँ आएंगे, वो आएंगे हमारे लिथोस्फीयर में। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। स्थल मंडल किसको बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी का धरातल है जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ से 200 किलोमीटर की गहराई तक अगर हम जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर। भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। अब जो हमारा भूकंप को मापना है, तो भूकंप को मापने के लिए हमारे पास में मापना मतलब जानना है कि भूकंप कहाँ आने वाला है, तो उसके लिए कौन सा यंत्र होता है, उसके लिए होता है हमारा भूकंप मापी यंत्र, जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ की सहायता से हम जान सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी भूगर्भिक तरंगें जिनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, एक होती है हमारी धरातलीय तरंगें जिनको हम सरफेस वेव बोलते हैं। तो जो हमारी भूगर्भिक तरंगें या बॉडी वेव्स होती है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी के अंदर वाला पार्ट। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ की बॉडी के अंदर क्या होगी, भूगर्भिक तरंगें होती। तो भूगर्भिक तरंगें हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती पी तरंगें, एक होती एस तरंगें। तो भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती। अब जो टक्कर हुई थी उन प्लेटों की, तो उन प्लेटों से जो हाइपोसेंटर बनाता, जो फोकस बनाता, जहाँ टक्कर हुई थी वहीं से ऊर्जा निकली थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइपोसेंटर। तो जो हमारा हाइपोसेंटर था, वहाँ से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है भूगर्भिक तरंगें, और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ती जाती है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें भूगर्भिक तरंगें, भूगर्भ यानी पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में, तो इनको क्या बोलते हैं हम, भूगर्भिक तरंगें, बॉडी वेव्स बोलते हैं। तो तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अब जो ये अंदर से ऊर्जा मुक्त हुई थी, तो हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी की पार्टिकल की डेंसिटी है, पृथ्वी के जो भी पार्ट्स हैं उनके पार्ट्स बोले तो इनके अंदर जो भी कण उपस्थित हैं, तो उनकी डेंसिटी अलग अलग है पूरे पृथ्वी में। तो तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। किसी ज़्यादा डेंसिटी वाले जगह पर अगर तरंग जा रही है तो वहाँ क्या होगी, वहाँ इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जहाँ से अलग अलग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजर रही है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिलेंगे नहीं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उसका वेग कम हो जाएगा। अधिक घनत्व वाले पदार्थों का तरंगों का वेग अधिक होता है, ऑब्वियस है, क्योंकि पार्टिकल पास में होंगे तो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी चीज़ें। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन, जिनको हम रिफ्लेक्शन या अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है। तो भूगर्भीय तरंगें भी दो प्रकार की होती है, अपन ने पढ़ लिया, पी तरंगे और एस तरंगे। आपको डायग्राम में देखेंगे तो जो पी तरंगे होती है वो एकदम स्मॉल आपको दिख रही होगी, जिसमें कम वाइब्रेशन हो रखे होंगे। आप सेकंड में देखेंगे सेकेंडरी वेव, तो सेकेंडरी वेव थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जो सरफेस वेव होगी, सरफेस वेव को अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पी तरंगे, पहले हम पी तरंगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो पी तरंगे होती है, पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती है। तो जो हमारे तुर्की का भूकंप आता है, मतलब कुछ भी भूकंप वाली जो भी कंडीशन बनती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जानवर होते हैं ना, तो उन जानवरों को जल्दी से पता चल जाता है। तुर्की में भी ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, जो कि क्या कर रहे थे, जो कुत्ते पहले ही बाहर आके भौंकने लग गए थे, मतलब चिल्लाने लग गए थे कि मतलब कुछ ना कुछ
घटित होने वाला है। मतलब उनको पता चल जाता है, शायद उनको प्राइमरी या पी वेव से पता चल जाता है कि उनको महसूस हो जाती है इन घटनाओं की कि कुछ न कुछ घटित होने वाला है। तो पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है और यही हमें सिस्मोग्राफर दिख जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली, और यही जानवरों को भी दिख जाती है। तो इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये गैस, तरल और ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। पी तरंग वेव्स का ये एक खासियत होता है कि ये किसी भी अवस्था से निकल सकती है। ठीक है, ये था हमारा पी वेव्स। बात करते हैं हम एस वेव्स या एस तरंगों की। तो एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। पहले पी वेव्स पहुंचेगी, उसके बाद में क्या पहुंचेगी, एस वेव्स, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है कंपैरिजन किसके, पी वेव्स के। तो एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद करी है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशा में चलती रहती है। हम देखेंगे ये डायग्राम में कि जो डायग्राम में अंदर वाला जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल अपना कोर वाला पार्ट है, तो वहाँ क्या होगी, वो अंदर जा ही नहीं रही है। तो क्या होगी, ये केवल सॉलिड से ही मतलब घूमती रहती है, सॉलिड में ही घूमती है, ये लिक्विड और गैस से होकर नहीं गुजर सकती। तो ये एस तरंगों की ये खासियत होती है और इसी खासियत के जरिए ही वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि हमारी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में लिक्विड है या नहीं है। तो हम लिक्विड फॉर्म में ही हमारा अंदर जो भी निकल वाला पार्ट, आयरन वाला पार्ट, वो जो भी पार्ट है, मैग्मा, तो ये सब क्या लिक्विड फॉर्म में है। तो यही वैज्ञानिकों ने भूकंप के जरिए पता लगाया कि जो हमारी एस तरंगे उन वो क्या करती है, वो पूरे में ट्रेवल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शेडो जोन, छाया क्षेत्र बनता है और उससे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब बात करते हैं हम धरातलीय तरंगों की या सरफेस वेव की। तो भूगर्भीय तरंगे एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब जो हमारी भूगर्भिक तरंगे थी, अंदर से निकली थी हाइपोसेंटर से निकलने के बाद में ऊपर ट्रेवल करने लगी हर जगह पे, तो वहाँ से वो किससे टकराएगी, जो हमारी पृथ्वी के जस्ट नीचे जो सरफेस रॉक है या धरातलीय चट्टानें हैं, उनसे जाके टकराएगी। वो उन दोनों के अब ये जब दोनों मिलेगी तो दोनों के मिलने से क्या होगी, नई तरंगे उत्पन्न होगी, और वो क्या होगी, वो हमारी पूरी सरफेस में फैलेगी, पृथ्वी की सरफेस में, जिनको हम बोलेंगे धरातलीय तरंगे। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में एक पानी का कोई बाल्टी है, तो उसमें क्या करते हैं, अपन एक बूंद डालते हैं ऊपर से, तो जहाँ से हम डाल रहे हैं तो वहाँ से डालने के बाद में क्या होगा, जहाँ भी गिरेगी है तो वहाँ क्या होगा, पूरी उसमें बाल्टी में फैल जाएगी, बहुत सारे वाइब्रेशन। लेकिन जो जहाँ पड़ेगी वहाँ क्या होगा, एक पूरा सा खड्डा बनाएगी और बाकी आसपास में लहरें फैला जाएगी। तालाब में हम हर जगह ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे मारते हैं तो बहुत सारी वेव्स निकलती हैं। ये भूकंप को भी हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं कि जैसे हमने अपने हाथ से ऊपर से डाला है, तो वो क्या हम इसको हाइपोसेंटर या फोकस मान सकते हैं, और जहाँ ये जाके गिरेगी उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, क्योंकि वो एकदम 90 डिग्री पे होगी, उसको हम बोल देंगे एपिसेंटर। उसके बाद में जो सारे साइड में वेव्स निकल रही है वो क्या होगी, वो हम सरफेस वेव के नाम से काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। ये जैसे पानी की लहर है ना, वैसे ही ये भी भूकंप वाली तरंगे भी चलती है। तो धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। जो हमारे सिस्मोग्राफ होता है उस पर सबसे एंड में कौन दिखेगा हमें, धरातलीय तरंगे, और ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी होती है। इनसे शेल विस्थापित हो जाते हैं। जो हमारी प्लेटें थी, प्लेटें क्या होगी, इधर से उधर हट जाएगी, हमारी धरती फटने लग जाएगी, और क्या होगी, बहुत सारी बिल्डिंग्स क्या होगी, बिल्डिंग्स गिरने लग जाएगी। सरफेस वेव कैसे गति करती है, इसको हम ये जो डायग्राम है ग्रीन वाला उसमें देखेंगे तो ये इस तरह से ट्रेवल करती है, ऊपर नीचे पानी की लहरों के जैसे, जिसकी वजह से ये होगी बहुत तरीके से जनहानि भी करती है। तो भूकंपीय तरंगों का संचरण, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है। तो बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के संचरण के बारे में। तो विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। पी वेव जैसे ही संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। अब जो पी वेव होती है वो कैसे गति करेगी, वो जैसे निकली थी 90 डिग्री मान लो स्ट्रेट में, तो उसी के समानांतर ही ये पी वेव्स गति करेगी। मतलब इनके वाइब्रेशन जो कंपन होंगे वो भी क्या होंगे, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से। पी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी हिसाब से इसके कंपन भी होंगे, क्या बोलते हैं, समानांतर।
जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो एरो बन रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, वो भी सीधे जा रहा है। तो ये क्या, ये इसके कंपन की दिशा भी यही है। जबकि एस वेव में देखते हैं तो एस वेव अगर सीधा जा रहा है तो वो उसके 90 डिग्री 90 डिग्री जो कोण बनेगा उसके हिसाब से वो क्या होंगे, उसके कंपन होंगे। मतलब उसके हॉरिजॉन्टल या सॉरी एक सेकंड में बताता हूँ ना, मतलब वर्टिकल अगर ये जा रही है एस वेव तो वो क्या हॉरिजॉन्टल इसके कंपन होंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है। जबकि पी वेव में क्या होगा, इसके समानांतर ही गति करेगी इसके कंपन की भी। तो ये होता है हमारा पी वेव और एस वेव का ट्रांसमिशन या भूकंपीय तरंगों का संचरण। तो यह संचरण की गति की दिशा से ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में क्या होता है, संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण की दिशा में कंपन करती हैं। ये याद रख लेना कि पी वेव के जो भी कंपन होंगे वो कैसे होंगे, वो एकदम समानांतर होंगे, किसके, पी वेव के ही। और एस वेव के जो भी कंपन होंगे वो कैसे होंगे, वो इसके अपोजिट होंगे। अपोजिट बोलेंगे, अगर ये वर्टिकली जा रही होगी, मतलब एकदम खड़ी जा रही होगी एस वेव, तो उसके कंपन कैसे होंगे, आड़े वाले होंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इतना याद रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा की समकोण पर कंपन पैदा करती हैं और वे जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एकदम ये लहरा रही है, तो ये ऐसे ही क्या उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। जो हमारी सरफेस वेव होगी वो भी कैसी होगी, वो भी इनके जैसी ही होगी, एस वेव के जैसी। ये भी इसी तरह का ट्रांसमिशन करती हैं। तो ये धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी भी होती हैं। अब करते हैं हम छाया क्षेत्र का उद्भव या शेडो जोन कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भूकंपलेखी यंत्र या सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से जाने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। अब जो हमारी क्या होगी, हमारी जो शेडो जोन बनती है, हमारा छाया क्षेत्र बनता है, वो कैसे बनता है, जो हमारी एपिसेंटर होगा, एपिसेंटर से ही हमारा छाया क्षेत्र काउंट होता है। तो जो एपिसेंटर होता है वहाँ से क्या होगी, वहाँ से निकलेगी हमारी पी वेव एस वेव। तो वहाँ से वो क्या होगी, एक ऐसा एरिया आएगा जहाँ पर, जैसा डायग्राम में देखेंगे आप, जो लाइट वाला पार्ट है, लाइट पार्ट, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारी जो पी वेव है या एस वेव वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। तो ये कहाँ तक होगा, ये होगा हमारा 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक। तो 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक जो वाला पार्ट होगा, इस पार्ट में क्या होगी, हमारी तरंगे नहीं पहुँच पाएगी। तो इसको बोलते हैं हम शेडो जोन, इसको हम बोलते हैं छाया क्षेत्र। तो विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंपलेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करता है। भूकंपलेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करता है, एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करता है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र कहलाता है, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शेडो जोन है। तो जो वाला 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे हम, ये सभी वेव्स के लिए क्या होता है, ये शेडो जोन होता है। हालांकि अब बात करते हैं पी वेव की, तो पी वेव इसके बाद में क्या होगी, वापस बहना स्टार्ट हो जाएगी या कंपन करना, मतलब सिस्मोग्राफ में अपने को देखना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि हम फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं। उसके बाद में सेकेंड डायग्राम में देखते हैं तो एस वेव क्या होती है, 105 डिग्री के बाद में कहीं भी अपने को देखने को नहीं मिलती। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस वेव का शेडो जोन। तो 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें पहुंच ही नहीं पाती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। जो पी तरंगों का छाया क्षेत्र बना था, शेडो जोन बना था, वो क्या होता है, वो कंपैरिजन एस के कम होता है, एस वेव से कम होता है। तो भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा भी है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से अधिक में पाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो ये था हमारा छाया क्षेत्र। अब बात करते हैं हम भूकंप के प्रकार की, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः विवर्तनिकी भूकंप या टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं।
ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है, जो कि मैंने पहले बता दिया। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन या वोल्केनिक भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। एक आता है हमारे टेक्टोनिक्स भूकंप, एक आता है हमारे ज्वालामुखी वाले भूकंप या वोल्केनिक वाले भूकंप, और एक होता है खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, इसके झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कोलैप्स या भूकंप कहा जाता है, या इन्हें नियत भूकंप कहा जाता है, जो अपनी मानव जनित बोल सकते हैं यार। खनन क्षेत्रों में क्या माइनिंग हुई है, माइनिंग से ऊपर की छत ढह गई है, तो वो क्या हुआ? खुद का वाला ही हुआ, मानव जनित ही हुआ ना। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है, हम बम फोड़ते हैं, वो क्या मानव जनित है। इस तरह के झटकों को कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट या एक्सप्लोजन या भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांधों वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। जो हमारे अभी बहुत सारी सुरंगें बनाते हैं हम अपने नॉर्थ वाले पार्ट में, तो वो क्या होता है? उनसे भी भूकंप के आने के कारण बन जाते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं भूकंप की माप। तो भूकंपी घटनाओं का मापन भूकंपी तीव्रता के आधार पर अथवा आध्यात्म की तीव्रता के आधार पर किया जाता है कि उसने हानि कितनी पहुंचाई, उसके आधार पर उसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जाता है। भूकंपी तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल पर की जाती है, या भूकंपी तीव्रता को हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। ये याद कर लेना कि भूकंपी तीव्रता को हम किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से। तो भूकंपी तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। जब भूकंप पैदा हुआ या भूकंप चल रहा था तो उसके दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, उसको हम भूकंपी तीव्रता बोलते हैं। उसने कितनी हानि पहुंचाई। इस मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आध्यात्म की तीव्रता गहनता इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है। ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि पर निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। अब ये सिस्मोग्राफ कैसा होता है, इसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या होंगे। सबको पता है, भूमि हिलेगी, हमारी ज़मीन हिलेगी, धरातली विसंगति होगी, बहुत सारी दरारें पड़ जाएगी, भूस्खलन होंगे, हमारे जो भी कमज़ोर वाले पार्ट होंगे, जैसे हमारा हिमालय वाला पार्ट है, तो वो क्या होंगे? वहाँ भूस्खलन आएंगे। मृदा सॉइल लिक्विफिकेशन होगा, मृदा द्रवण हो जाएगा, धरातल एक तरफ झुक जाएगा, बहुत सारी जगह होता है। हिमस्खलन आएंगे, जो हमारे जो ग्लेशियर होंगे वो क्या होंगे? नीचे गिरेंगे। धरातली विस्थापन होगा, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आएगी, आग लगेगी, इमारतें टूटेगी, ढांचे ध्वस्त होंगे, वस्तुएं गिर जाएगी, सुनामी आएगी। ये सारे कंडीशन किससे होंगे? भूकंप से। तो ये थे भूकंप के प्रभाव। यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक होती है तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। हालांकि 5 से 6 7 तक तो और भी चल जाता है, लेकिन 7 के बाद में तो ये ऐसा होता है कि बहुत ही खतरनाक नुकसान पहुंचाता है। भूकंप के झटकों से भूकंप की आवृत्ति भूकंप की एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम ज्वालामुखी भूकंप का वितरण अगले अध्याय में अगले चैप्टर में पढ़ने वाला है। तो प्राय ये देखा गया कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आता है। जो बड़े वाले भूकंप होते हैं वो 1-2 सालों में कई रेयर चांस पे बड़े आ जाता है। जैसे अभी तुर्की में आया था, वो बहुत टाइम बाद में आया था। हमारे पे जो भुज वाला भूकंप आया था वो 2001 के समथिंग आया था। नेपाल में आया था, वो भी थोड़े टाइम पहले आया था, 10-15 साल पहले ऐसा। तो वो सारे क्या होता है, एक बड़े टाइम के बाद में आते हैं, जबकि हल्के भूकंप हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो। ये डायग्राम आपको बता देता हूँ कि जो हमारा मॉडरेट टाइप के भूकंप होते हैं, ये दरार ये बनी हुई ना, इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका लेवल क्या होगी, कितनी ज़मीन फटेगी और कितना लेवल का भूकंप आएगा। तो जब हम 8 तक जाते हैं, 8वें पॉइंट तक, तो क्या हो रही, पूरी धरती फटने लग गई है, लगभग बहुत सारा एक बड़ा एरिया फट चुका है। जबकि हम माइनर 3 वाले पॉइंट तक जाते हैं तो वो क्या हल्की सी धरती, तो इनकी इंटेंसिटी आपको पता लग जाएगी। ये था हमारा पूरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करोगे, और नीचे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।